में स्टार्टिंग में हम आपको सिलेबस दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम आपको, ये सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है, समझ गए। और बिहार दरोगा परीक्षा में जो है इंडियन ज्योग्राफी से ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो मुख्य तौर पर इंडियन ज्योग्राफी को ही हमें क्लियर करना है। तो इसमें जब आप विषय सूची देखेंगे तो विषय सूची में टोटल 17 गो चैप्टर है, समझिए टोटल 17 गो चैप्टर है। इस 17 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1 हम लोग डील कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 2 हम लोग डील कर लिए हैं, और इसके बाद चैप्टर नंबर 16 हम लोग डील कर लिए हैं, राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश और पड़ोसी देश, समझ गए। 3 चैप्टर डील कर लिए हैं। चौथा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, लेकिन क्रम संख्या से ये चैप्टर नंबर 3 होगा, समझिए क्रम संख्या से चैप्टर नंबर 3 होगा। और जो चैप्टर नंबर 3 है वह है भारत के पर्वत पठार और मैदान, भारत के पर्वत पठार और मैदान, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 जो आपको है भारत के पर्वत पठार और मैदान, भारत के पर्वत पठार और मैदान, इसी को देखना है। और यह जो चैप्टर है बड़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, और हमको लगता है कि यहां से एक ना एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ ही दिया जाता है। जैसा कि हम आपको पढ़ाते हुए क्वेश्चन बैंक भी करवा रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक में आप पर्वत से स्पेशली प्रश्न देखे होंगे कि पर्वतों से संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि पिछला क्लास में ही जो क्वेश्चन बैंक करवाए थे उसमें एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन ऐसा पर्वत है जो भारत में स्थित है, कौन ऐसा पर्वत है जो भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित सभी पर्वतों को जो है इस चैप्टर में ही हम लोग देखेंगे। तो आते हैं इस चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग को यह बात मालूम होगा कि जो अपना देश भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो भारत का क्षेत्रफल है, उत्तर में भारत इंदिरा कॉल से दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक, पूरब में आपको अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में स्थित वालांगू से लेकर पश्चिम में गुजरात के सरकरी के नजदीक स्थित गुहार मोती तक जो भारत का विस्तार है। इस भारत को अगर हम देखें तो भारत में काफी विभिन्नता देखने को मिलता है। भारत के भीतर कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे भारत के भीतर खान पान में विभिन्नता देखने को मिलती है। उत्तर भारत के लोग कुछ और खाते हैं, दक्षिण भारत के लोग कुछ और खाते हैं। उत्तर भारत के लोग पहनावा में विभिन्नता देखने को मिलता है, उत्तर भारत के लोग कुछ और पहनते हैं, दक्षिण भारत के लोग कुछ और पहनते हैं। तो मतलब भारत में जिस प्रकार से खान पान में, रहन सहन में, पहनावा ओढ़ावा में विभिन्नता देखने को मिलती है, उसी प्रकार से भारतीय स्थलाकृतियों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। भारत के भीतर ना तो पूरे भारत में मैदान का विस्तार है, यानी पूरा का पूरा भारत मैदानी भाग भी नहीं है, और ना ही पूरा भारत पर्वतीय भाग है, और ना ही पूरा भारत पठारी भाग है। मतलब भारत में ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ और सिर्फ मैदान ही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ पर्वत ही है, या सिर्फ और सिर्फ पठार ही है, ऐसा नहीं है। भारत के कुछ भूभाग पर पर्वत है, जैसे कि आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब पर्वतीय राज्य है। फिर भारत के कुछ भूभाग में मैदान है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब मैदानी राज्य है, ये सब मैदानी राज्य है, यहां पर मैदान है। फिर पठार, अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर आपको पठार देखने को मिलेगा, पठार देखने को मिलेगा। तो स्थलीय भिन्नता भी भारत में देखने को मिलती है, भारत में स्थलीय भिन्नता भी देखने को मिलती है। भारत में कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है। तो अब देखिएगा, इसमें से अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत है, और पर्वत का ही छोटा भाई है पहाड़, पर्वत का ही छोटा भाई पहाड़ है। आगे आपको सब चीज स्पष्ट होगा। पहाड़ 18.6% भूभाग पर है, और फिर आपको पठार है, और पठार की हम बात करें 27.7% भूभाग पर पठार है। और फिर मैदान, बाद बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र है उस पर मैदान का विस्तार है कुल 43% भूभाग पर, कुल जो है आपको 43% भूभाग पर जो है आपको मैदान का विस्तार है। तो पर्वत का विस्तार 10.7% भूभाग, पहाड़ का विस्तार 18.6% भूभाग, पठार 27.7% भूभाग, और मैदान जो है 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। अब यहां पर आपके मन में यह प्रश्न होगा, पर्वत क्या है, पहाड़ क्या है, पठार क्या है, मैदान क्या है। ठीक है, पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान क्या है।
तो सबसे पहले एक तो हम लोग भारत के पर्वत को देखेंगे, भारत के पर्वत को देखेंगे। जैसे कि आप सुनते होंगे कि हिमालय पर्वत है, अनाई मोदी की चोटी है, सारामती की चोटी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। तो ये तमाम पर्वत श्रेणी का नाम आप सुने होंगे। तो ये जो तमाम पर्वत श्रेणी का नाम आप सुने हैं, उन तमाम पर्वत श्रेणियों के विषय में ही यहां पर हम लोगों को पढ़ना है, यहां पर हम लोगों को पढ़ना है। और पर्वत, सामान्य तौर पर पर्वत को अगर हम देखें तो पर्वत को जो मानचित्र पर या किसी बुक में दिखाया जाता है वह त्रिभुजाकार रूप में दिखाया जाता है। इस रूप में जो है पर्वत को दिखाया जाता है। जैसे आप कोई भी मानचित्र का बुक लीजिएगा तो वहां पर अगर पर्वत को दिखाना है तो पर्वत को त्रिभुज के आकृति के रूप में जो है आपको पर्वत को दिखाया गया है। तो अब आप त्रिभुज को देख रहे हैं। अगर आप त्रिभुज को देखें तो इसका आधार जो है आपको विस्तृत नजर आ रहा है, और इसके शीर्ष को देखें, शीर्ष मतलब ऊपरी भाग, शीर्ष मतलब ऊपरी भाग, जैसे मानव का शीर्ष मानव का माथा है, समझ गए। तो वैसे ही इस त्रिभुज का ऊपरी भाग जब आप देखते हैं तो यह संकुचित है, समझिए संकुचित है। और इसके बाद जो है अगर मान लिया जाए कि यहां पर कोई वस्तु रखा जाए तो सड़क के तुरंत नीचे आ जाएगा, क्योंकि ढाल है, समझिए ढाल बना हुआ है, स्लोप तीव्र है, इसी वजह से यहां से कोई भी वस्तु गिरकर तुरंत नीचे आ जाएगा। तो अब देखिएगा पर्वत का परिभाषा क्या होता है। अगर आप किताबी भाषा में पर्वत के परिभाषा को देखें तो किताबी भाषा में पर्वत का परिभाषा, माउंटेन का परिभाषा यह होता है कि वैसा ऊंचा उठा हुआ स्थल, धरातलीय भाग से, समतलीय भाग से या मैदानी भाग से। एक तो बात आप यह समझिए कि जो हम मानव हैं, हम मानव जो रहते हैं, हम मानव मैदानी भाग में रहते हैं, हम मानव मैदानी भाग में रहते हैं। और जो पर्वत होता है या पहाड़ होता है या पठार होता है, यह मैदानी भाग से ऊंचा उठा हुआ होता है, यह मैदानी भाग से ऊंचा उठा हुआ होता है। और अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत मैदानी भाग से कम 1000 मीटर ऊंचे स्थल को ही पर्वत माना जाता है। जो मैदानी भाग है, हम जिस भाग में रहते हैं मैदानी भाग है, मैदानी भाग से कम 1000 मीटर ऊंचे उठे स्थलों को ही पर्वत की श्रेणी में सामान्य तौर पर रखा जाता है, पर्वत की श्रेणी में सामान्य तौर पर रखा जाता है। तो एक बात तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो पर्वत होगा वह समतलीय भाग से ऊंचा उठा हुआ होता होगा। जो पर्वत होगा वह मैदानी भाग या धरातलीय भाग या समतलीय भाग से जो है आपको ऊंचा उठा हुआ रहा होगा, ऊंचा उठा हुआ होता होगा, सॉरी रहा होगा नहीं, होता होगा। और सच भी यही है कि पर्वत जो है मैदानी भाग से ऊंचा उठा हुआ होता है। तो अब परिभाषा पर आते हैं। धरातल, समतल या मैदानी भाग से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल, ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित हो और ढाल तीव्र हो। आधार विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित हो और ढाल तीव्र हो, उसी को पर्वत कहा जाता है, उसी को पर्वत कहा जाता है। तो ये हमने आपको पर्वत का परिभाषा बताया। अब देखिएगा कि भारत में जिन पर्वतों को हमें देखना होता है, भारत में एक हम लोगों को हिमालय पर्वत के विषय में देखना होता है, हिमालय पर्वत के विषय में देखना होता है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा भारत के भीतर एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और एक पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के विषय में देखना होता है। और फिर जो है भारत के उत्तरी पूर्वी 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्यों में यहां तो हिमालय पर्वत का ही विस्तार है, तो हिमालय पर्वत के अंतर्गत ही यहां पर चीजों को देख लेंगे। इसके अलावे जो है आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, जैसे आप समझिएगा यहां पर कि जैसे हिमालय पर्वत एक श्रृंखला है, हिमालय पर्वत एक श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कई सारे पर्वत आते हैं, जैसे कि आपको कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, मनासलू, पीर पंजाल, धौलाधर इत्यादि इत्यादि पर्वत हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कई सारी पर्वतें आती है, जैसे कि महाबलेश्वर हो गया, कालसूबाई हो गया, बाबा बुदन की पहाड़ी हो गया, अन्नामलाई की पहाड़ी हो गया। फिर आपको पूर्वी घाट को अगर आप देखेंगे तो पूर्वी घाट के अंतर्गत भी कई सारे पर्वत आपको मिलेंगे। छिंदवाड़ा पर्वत हो गया, महेंद्रगिरी पर्वत हो गया, नल्लामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, सेबराय की पहाड़ी। तो ये तमाम पहाड़ियां हैं। भारत के भीतर जो है सैकड़ों की संख्या में आपको पहाड़ी देखने को मिलेगा। और स्पेशली अगर आप अपने परीक्षा को देखें, मतलब आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन बैंक भी हम आपको करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मुख्य तौर पर पर्वतों से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, कौन से पर्वत किस देश में है, कौन से पर्वत भारत के किस राज्य में है, किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, यही सब प्रश्न जो है आपसे आपके परीक्षा में जो है पूछा जाता है। तो अब यहां पर हम लोग सबसे पहले हिमालय पर्वत को देखते हैं। और इससे पहले के चैप्टर में भी
कहीं कहीं थोड़ा बहुत हम आपको हिमालय पर्वत के विषय में बताए होंगे, समझिए, कहीं कहीं निश्चित तौर पर हम आपको चर्चा किए होंगे, लेकिन अब हम लोग हिमालय पर्वत को जो है समग्रता से देखेंगे। और पिछले क्लास की ही हम बात करें तो पिछले क्लास में भी तो हिमालय पर्वत के विषय में बताया गया था, पिछले क्लास में भी तो प्रायद्वीपीय पठार के विषय में बताया गया था, उत्तर भारत के विशाल मैदान के विषय में बताया गया था। तो पिछले क्लास में जो आपने हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखा है, जहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत को अब हम लोग देख रहे हैं, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत को ही हम लोग इसलिए देख रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला को ही इसलिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि भारत में जिन भी पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, उन सभी पर्वत श्रृंखलाओं में भारत की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला है। भारत की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है यह भारत के उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में मतलब इस भाग में, भारत का उत्तर इधर ही है, मतलब इस भाग में जो है आपको हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। यह आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है यह आपको 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में जो है आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला जो फैला हुआ है भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि अगर हम विश्व मानचित्र को देखें तो विश्व मानचित्र के आधार पर आपको पता चलेगा कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है, चीन में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, इन सभी देशों में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। लेकिन जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का मुख्य तौर पर विस्तार है वह आपको नेपाल में है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां आती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां आती है वह आपको नेपाल में ही है, वह आपको नेपाल में ही है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला अपनी ऊंची पर्वत चोटी के लिए ही प्रसिद्ध है, अपनी ऊंची पर्वत चोटी के लिए ही प्रसिद्ध है। हमने कुछ विश्व के पर्वतों से भी आपको अवगत कराया है, छुट्टी से पहले हम आपको अवगत करवाए थे, जहां तक हमको याद आ रहा है कि जैसे कि हमने आपको एंडीज पर्वत के विषय में बताया, रॉकीज पर्वत के विषय में बताया, एटलस पर्वत के विषय में बताया, फिर जो है ग्रेट विक्टोरिया पर्वत के विषय में हमने आपको बताया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के विषय में हमने आपको बताया होगा। तो ये सब पर्वत अलग अलग महादेश में फैले हुए हैं। जैसे रॉकीज आपको उत्तरी अमेरिका महादेश में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका महादेश में, एंडीज दक्षिणी अफ्रीका महादेश में, एटलस अफ्रीका महादेश में, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है, फिर हिमालय के विषय में एशिया में फैला हुआ है। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह एंडीज है। और अगर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो जिसके अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां आती है वह आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है अपने ऊंचाई और अपने ऊंची पर्वतों को लिए, अपने ऊंची पर्वतों के लिए ही जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम लोग याद रखते हैं। तो वैश्विक स्तर पर हम लोगों ने हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखा। अब भारत के संदर्भ में अगर हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखते हैं तो क्या भारत के सभी राज्यों में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है या भारत के कुछ राज्यों में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? तो भारत के सभी राज्यों में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार नहीं है। अगर मान लिया जाए कि सभी राज्य में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार हो जाता तो फिर तो भारत पर्वतीय देश हो जाता, भारत पर्वतीय देश हो जाता। तो भारत पर्वतीय देश नहीं है। जैसे कि अगर आप नेपाल को देखेंगे तो नेपाल एक पर्वतीय देश है, जैसे कि आप भूटान को देखेंगे तो भूटान एक पर्वतीय देश है। और नेपाल और भूटान जैसे देश पर्वतीय देश है, वहां पर इसलिए आबादी काफी कम पाई जाती है। पर्वतों में सर्वाइव करना, पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाइव करना आसान नहीं होता है, समझ गए? तो नेपाल और भूटान का आबादी जो कम आपको नजर आता है वह उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, समझ गए? तो मतलब अगर आप नेपाल में पैदा होते तो सिर्फ पर्वत को जान पाते कि हाँ सिर्फ पर्वत है, भूटान में पैदा होते तो सिर्फ पर्वत को जान पाते। लेकिन आप भारत में पैदा हुए हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि भारत में पैदा हुए हैं। यहां पर पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, झरना, जलप्रपात सब चीज आपको देखने को मिल जाता है एक बार में, समझ गए? तो अब आइएगा यहां पे हिमालय पर्वत। अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 11 राज्य में है। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 11 राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार है। जो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। वही अगर हम 11 राज्य की बात करें तो 11 राज्य में देखिए, गौर कीजिएगा, याद रखना कितना आसान है, समझ गए? एकदम आसान है आपके लिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और इधर 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 7 इधर हो गया। 8वां सिक्किम, 9वां बंगाल, 10वां उत्तराखंड, 11वां हिमाचल प्रदेश, 11वां हिमाचल प्रदेश, यानी 7 सिस्टर। और इधर 4 राज्य, बस हो गया।
7 11 राज्य हो गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मतलब हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वह भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपको हिमालय पर्वत का विस्तार है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो जो हिमालय पर्वत है यह भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर में है। और जैसे एक बात आपको याद है, हम आपको पढ़ाए हैं, क्वेश्चन भी करवाए हैं, भारत का देश, भारत कितना देशांतर में फैला हुआ है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना अक्षांश में है, कितना अक्षांश में है। देखिए हम ये नहीं पूछ रहे, देखिए गौर कीजिएगा, हम ये नहीं पूछ रहे हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, नहीं, भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है ये नहीं पूछ रहे हैं। भारत कितना डिग्री अक्षांश में फैला हुआ है, भारत कितना डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। 30 आंसर याद है, पहला चैप्टर में ये क्वेश्चन करवाए थे। ये बात समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत 22 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो जो हिमालय पर्वत है यह आपको 22 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। 22 डिग्री देशांतर में जो है आपको हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और भारत के संदर्भ में नदी को आधार बनाते हुए अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो भारत के संदर्भ में नदी को आधार बनाते हुए जब हम हिमालय पर्वत को देखते हैं तो नदी के संदर्भ में हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वह सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है, वह सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, सिंधु नदी से लेकर जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है आपको हिमालय पर्वत का विस्तार है। यह तो नदी के संदर्भ में हुआ। और आप देख पा रहे होंगे कि जो हिमालय पर्वत है वह भारत के उत्तरी भाग में है, लेकिन किधर से किधर फैला हुआ है, किधर से किधर, पश्चिम से पूरब फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब फैला हुआ है। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है लेकिन यह पश्चिम से पूरब में फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब में फैला हुआ है। और जब आप हिमालय पर्वत को देखते हैं, दूर से जब आप हिमालय पर्वत को देखते हैं, दूर से जब आप हिमालय पर्वत को देखते हैं तो दूर से यह हिमालय पर्वत आपको धनुषाकार नजर आता है। कैसा नजर आता है? धनुषाकार, धनुषाकार नजर आता है। और हिमालय पर्वत का जो भारत के संदर्भ में इसका पश्चिम में विस्तार है, पश्चिम में इसका विस्तार नागा पर्वत से, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नागा नहीं नंगा, यहां पर मिटाएंगे इससे तो सब चीज में, नंगा पर्वत, समझिए नंगा पर्वत, नागा नहीं नंगा पर्वत। हिमालय पर्वत पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बड़वा तक, पूरब में नामचा बड़वा तक फैला हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो नामचा बड़वा है, नामचा बड़वा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में है। देश के संदर्भ में अगर नामचा बड़वा के विषय में पूछा जाता है तो आप तिब्बत कहिए, और अगर भारतीय राज्य के संदर्भ में नामचा बड़वा के विषय में पूछा जाता है तब आप अरुणाचल प्रदेश कहिए, क्योंकि नामचा बड़वा पर्वत का विस्तार अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत दोनों में है, लेकिन इसका ज्यादा विस्तार जो है आपको तिब्बत में है, इसलिए जो है यह आपको तिब्बत में माना जाता है। लेकिन भारतीय राज्य के संदर्भ में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। अब मान लिया जाए कि भारतीय राज्य के पहाड़ियों के संदर्भ में इसका विस्तार पूछा जाए तो मिसमी पहाड़ी होगा, मिसमी पहाड़ी। देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे जो है अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय के अंतर्गत आने वाली पर्वत चोटियां हैं उसके विषय में जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, काडफा बूम, कांगटो, ये जो तमाम पर्वत है, ये तमाम पर्वत आपको अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के तमाम पर्वतों में अरुणाचल प्रदेश में ही मिसमी पहाड़ी है, और उस मिसमी पहाड़ी तक जो है पूरब में हिमालय पर्वत फैला हुआ है, पूरब में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और उस मिसमी पहाड़ी के पास से ही हिमालय पर्वत जो है आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य से, हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश राज्य से जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। नीचे हम लोग जाते हैं तो दक्षिण हो जाता है। तो हिमालय पर्वत मुख्य तौर पर पश्चिम से पूरब में फैला हुआ है, लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और भारत के जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य है, यहां पर हिमालय पर्वत आपको फैल जाती है, यहां पर हिमालय पर्वत जो है आपको फैल जाती है। और साथ ही साथ हिमालय पर्वत जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित जो ये म्यांमार देश है, म्यांमार देश में भी हिमालय पर्वत फैल जाती है। और हिमालय पर्वत का विस्तार जो है म्यांमार में भी है। म्यांमार में इसे हम लोग अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। म्यांमार में हिमालय पर्वत को हम लोग अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। चलिए, और ये जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत कहां है जानते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान में नहीं है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। मतलब कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, वहीं पर जो है आपको नंगा पर्वत है। समझ गए? अब हिमालय पर्वत को अगर हम
देखें तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को दो प्रकार से बांटा गया है। एक आपको प्रादेशिक तौर पर बांटा गया है और दूसरा आपको भौगोलिक तौर पर बांटा गया है। जहां तक हमें याद है, जिस रोज छुट्टी हो रहा था उस रोज हम आपको हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर बांट करके दिखाए हुए थे। हमको पूरा का पूरा हर क्लास हमको याद है हम कहां पर क्या पढ़ाए हैं, समझ गए। तो इस चीज को यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं। जो लोग वो क्लास किए होंगे उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, जो लोग नहीं किए होंगे वो यहां पर समझ लीजिए, उनको भी दिक्कत नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। तो अब आइएगा, अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो हिमालय पर्वत को जो है एक प्रादेशिक तौर पर बांटा जाता है, प्रादेशिक तौर पर, और हिमालय पर्वत को जो है एक भौगोलिक तौर पर बांटा जाता है। एक आपको भौगोलिक तौर पर बांटा जाता है, भौगोलिक तौर पर बांटा जाता है। प्रादेशिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में और भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में। तो प्रादेशिक तौर पर जो हम लोग 4 भाग में बांटते हैं उसमें पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं या कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय, चौथा असम हिमालय। वही भौगोलिक तौर पर अगर हम देखें तो भौगोलिक तौर पर जो हिमालय को 4 वर्गों में बांटा जाता है उसमें पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा आपको बृहद हिमालय, और तीसरा आपको लघु हिमालय, और चौथा आपको शिवालिक, चौथा आपको शिवालिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ऐसे इसको हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हिमालय पर्वत पर हैं तो फिर भी यहां पर हम लोग इसको देख लेते हैं और फिर यहां पर हम लोग आएंगे। देखिए, प्रादेशिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को, ज्योग्राफी का क्लास है महाराज, इंडिया का, विश्व का 3 गो 4 गो 5 गो मानचित्र लगा करके रखना चाहिए। एगो मानचित्र पर काम थोड़े चल जाएगा पूरा क्लास में। ठीक है, चलिए तो समझते हैं यहां पे जो है उसी में। तो एक आपको सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बाद जो है एक आपको सतलज नदी बहती है, सतलज नदी बहती है। सतलज नदी के बाद जो है एक आपको काली नदी बहती है, काली के बाद एक आपको तीस्ता नदी बहती है, और तीस्ता के बाद जो है एक इधर आपको ब्रह्मपुत्र नदी, कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो जो नदी है, इन नदियों के सीमा को आधार बनाते हुए ही प्रादेशिक तौर पर सर सिडनी बुर्राज नामक विद्वान ने हिमालय पर्वत को 4 वर्गों में बांटा था। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसमें जो सिंधु से लेकर सतलज नदी तक हिमालय फैला हुआ है इसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर सतलज से काली तक जो फैला हुआ है इसको हम लोग कुमायूं हिमालय, कुमाऊं या कुमायूं हिमालय कहते हैं। फिर काली से तीस्ता, इसे हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, इसे हम लोग असम हिमालय कहते हैं, इसे हम लोग असम हिमालय कहते हैं। तो अब देखिएगा, आपने यह सुना है, आपने यह जाना है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह आपको 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 2400 किलोमीटर में से जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर आपको कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में फैला हुआ है, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, और असम हिमालय 750 किलोमीटर में, असम हिमालय 750 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब पंजाब हिमालय के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है, जैसे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी हो गया, लद्दाख हो गया, जौस्कर हो गया। फिर कुमायूं हिमालय के अंतर्गत भी कई सारी पर्वत चोटियां आती है, और विशेष तौर पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में जिस हिमालय का विस्तार है उसी को हम लोग कुमाऊं हिमालय या कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय या कुमायूं हिमालय उसी को हम लोग कहते हैं। और उत्तराखंड के अंतर्गत जो बद्रीनाथ चोटी है, नंदा देवी है, कामेत है, त्रिशूल है, ये तमाम चोटियां आपको कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर आपको नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय में तो छोटी पर्वत चोटियों को गिन लीजिएगा तो सैकड़ों की संख्या में पर्वत चोटी मिलेगी, लेकिन बड़े पर्वत चोटियों में जैसे कि आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मनासलू, गौरी शंकर, एपी, चोयू, ये सभी जो है आपको नेपाल हिमालय में आता है, समझ गए। और इसके बाद असम हिमालय के अंतर्गत जो है मुख्य तौर पर जो आपको पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आने वाली पर्वत चोटियां हैं वह आपको असम हिमालय के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपको असम के भीतर जो मिकीर पहाड़ी है, रेंगमा पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश के भीतर जो डाफला मिरियाबोर मिसमी पहाड़ी है, ये सब जो है आपको असम हिमालय के अंतर्गत आता है। अब देखिए, आपको
पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केटू या गार्डबिन ऑस्टिन है, केटू या गार्डबिन ऑस्टिन। पंजाब हिमालय के अंतर्गत जितनी भी पर्वत चोटियां आती है उन सभी पर्वत चोटियों में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको केटू है। कौन है? केटू है। और केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है। इसके बाद कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी। और नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर, 7817 मीटर। और फिर नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। लेकिन कुछ बुक ऐसा लिखता है कि जो है इसकी ऊंचाई में वृद्धि हुआ है और इसकी ऊंचाई 8848 से बढ़कर 8850 हो गया, 8850 हो गया है। और फिर असम हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है नामचा बरबा। नामचा बरबा की ऊंचाई है 7755 मीटर यानी 7755 मीटर, 7755 मीटर नामचा बरबा की ऊंचाई है। समझ गए? तो ये जो है आपको प्रादेशिक तौर पर जो हिमालयों के विषय में, प्रादेशिक तौर पर जो हिमालय का विभाजन 4 वर्गों में हुआ था उसके विषय में हम लोगों ने देखा है। अब यहां पर भौगोलिक तौर पर भी हिमालय का विभाजन जो है 4 वर्गों में हुआ है। तो जो भौगोलिक तौर पर हिमालय का विभाजन 4 वर्गों में हुआ है अब हम लोग उसको देखेंगे। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब जो है भौगोलिक तौर पर हिमालय का विभाजन जो है आपको 4 वर्गों में हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। एगो भारत का मानचित्र लगाइए, वहां से नहीं लग सकता। हाँ आ गया। चलिए आ जाइए। अब देखिएगा कल के सेशन में या पिछला सेशन में हम आपको यह बात बताए थे कि जो आपको भौगोलिक तौर पर हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां आती है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। इसमें जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय क्या मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। लेकिन ट्रांस हिमालय के अलावे जो अन्य बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक ये मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है। अब यहां पर अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो हिमालय पर्वत के अंतर्गत ट्रांस हिमालय आता है लेकिन मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय को हम लोगों को पढ़ना है। ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के समानांतर ही आपको बृहद हिमालय है। अब बृहद हिमालय के समानांतर ही आपको लघु हिमालय है और लघु हिमालय के समानांतर ही आपको शिवालिक है। लघु हिमालय के समानांतर ही आपको क्या है? शिवालिक है। तो सबसे पहले तो हम आपको इसके नाम से अवगत करवाते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो नाम भी पूछा जाता है। तो नाम से आप अवगत हो जाइए। और पहले भी हम आपको बताए थे, जब यहां पर आएंगे तो सब हिमालय का नाम बता देंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसके बाद इसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है। समझ गए? तिब्बती हिमालय कहा जाता है। इन दोनों नाम से ट्रांस हिमालय को जाना जाता है। वहीं अगर हम बृहद हिमालय की बात करें तो बृहद हिमालय के कई नाम हैं। बृहद हिमालय को हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं। और फिर जो है आपको इसको हिमाद्री भी हम लोग कहते हैं, हिमाद्री भी हम लोग कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। और हिमाद्री इस वजह से कहते हैं क्योंकि हिमालय का जो ये बृहद हिमालय वाला भाग है, बृहद हिमालय वाला भाग में क्या है जानते हैं? बृहद हिमालय वाला भाग में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं और ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां होने के कारण यह भाग हमेशा लगभग सालों भर बर्फ से ढका होता है। लगभग सालों भर ये हिस्सा बर्फ से ढका होता है और इसलिए यहां की चढ़ाई करना मुश्किल होता है। समझ गए? बृहद हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत चोटियां हैं उसकी चढ़ाई करना जो है आपको मुश्किल होता है। तो बृहद हिमालय सालों भर बर्फ से ढका होता है, यही कारण है कि उसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं बृहद हिमालय को इतना नाम से जाना जाता है। तो कहीं पर भी बृहद हिमालय के लिए हिमाद्री रहे भी तो आपको बृहद समझना है, आंतरिक हिमालय भी रहे तो आपको बृहद हिमालय समझना है, सर्वोच्च भी रहे तो आपको बृहद हिमालय समझना है, महान भी रहे तो आपको बृहद हिमालय समझना है। इसके बाद आगे आपको लघु हिमालय है। लघु हिमालय को भी कई नामों से जाना जाता है। लघु हिमालय की हम बात करें तो लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं। इन सभी नामों से जो है आपको लघु हिमालय को जाना जाता है। फिर इसके बाद आपको शिवालिक है।
अगर हम शिवालिक को देखें तो शिवालिक को भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे शिवालिक को शिवालिक कहा जाता है, निम्न हिमालय कहा जाता है, बाह्य हिमालय कहा जाता है, बाह्य हिमालय कहा जाता है। तो इन सभी नामों से शिवालिक को जाना जाता है। शिवालिक को निम्न हिमालय इस वजह से कहा जाता है क्योंकि शिवालिक के अंतर्गत जो है ना कम ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां आती है। कम ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां जो है आपको शिवालिक के अंतर्गत आता है, शिवालिक के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है। तो यहां पर हमने आपको नामों से अवगत कराया है, नामों से अवगत कराया है कि किसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर आप हिमालय के उत्तरी भाग में जाते हैं, हिमालय के उत्तरी भाग में जाते हैं तो हिमालय के उत्तरी भाग में जो है आपको तिब्बत का पठार है। हिमालय के उत्तरी भाग में क्या है? आपको तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तरी भाग में है। और हिमालय के जब आप दक्षिणी भाग में आइएगा तो हिमालय के दक्षिणी भाग में जब हिमालय पर्वत खत्म होता है तो आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान मिलता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान मिलता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान मिलता है। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण सिंधु नदी की धारा, गंगा नदी की धारा, ब्रह्मपुत्र नदी की धारा तीनों मिलकर करती है। लेकिन ध्यान दें कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गंगा और उसकी सहायक नदी निभाती है। गंगा और उसकी सहायक नदी निभाती है, जिस वजह से उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग गंगा का मैदान भी कह देते हैं, गंगा का मैदान भी कह देते हैं। जैसे कि शादी विवाह में लड़का के पिताजी का भी महत्व है, लड़का की माताजी का भी महत्व है, लड़का के भाई बहन सबका महत्व है, लेकिन सबसे महत्व का कौन है? लड़का, लड़के न होता है जी, सबसे महत्व का वही ना होता है। अब बस उस रोज के बाद उसका महत्व, जैसे सिंदूरदान हुआ महत्व खत्म, जब तक सिंदूरदान नहीं हुआ तब तक लड़का का खूब महत्व, और सिंदूरदान हुआ बात खत्म, समझिए, तब सब एकदम निरस हो जाता, जिंदगी खराब हो जाता है महाराज, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। अगर ऐसा होता शादी ब्याह करने से जिंदगी खराब हो जाता तो लोग शादी ब्याह नहीं करता। दुनिया का 99% लोग शादी विवाह करता, 99.9% लोग शादी विवाह करता है, मतलब 99.9% लोग का जिंदगी खराब हो गया है। क्या बात करते हैं आप लोग, समझिए। देखिए, अब बीबी मिलने के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बीबी अगर अच्छी मिली तो जीवन बन जाएगा, हाँ बीबी अगर झगड़ालू मिली कंगना रनौत की जैसी तब तो हो गया, तब तो आपका जीवन का कल्याण है। ऐसे लड़की सब बहुत अच्छी होती है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? 50-50 होता है, अब पता नहीं क्या। चलिए सुनिए सुनिए, तो मतलब कि हम आपको यह बता रहे थे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग गंगा का मैदान भी कभी कताल कह देते हैं। ठीक है, तो गंगा का मैदान के उत्तर भारत का विशाल मैदान के है, ठीक है, दोनों चल सकता है, दोनों चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि अब सब तो पर्वतीय चोटी है, मतलब बृहद हिमालय में भी पर्वत चोटी है, लघु में भी है, शिवालिक में भी है, ट्रांस हिमालय में भी है। तो इसका जो विभाजन हुआ है, समझिए, इसका विभाजन किया गया है, स्पष्टता पूर्वक इसका विभाजन किया गया है। कहां से कहां तक बृहद हिमालय, कहां से कहां तक लघु हिमालय, कहां से कहां तक मध्य हिमालय, कहां से कहां तक शिवालिक, इसका विभाजन हुआ है, स्पष्टता पूर्वक इसका विभाजन हुआ है। तो अब देखिएगा आप यहां पे कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है एक लाइन है, उसका नाम है ITSZ, ITSZ, इंडस सांगपो सचरजॉन। ITSZ लिखा हुआ है, नोट में हर बात लिखा हुआ है, कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पर लिखने की जरूरत होगी वहां पर हम खुद ब खुद आपको लिखा देंगे। ठीक है, तो अब आइएगा, ITSZ, इंडस सांगपो सचरजॉन, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। फिर आपको बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग MCT करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। फिर आपको फिर आपको लघु हिमालय को शिवालिक से अलग MBF करता है, MBF, मेन बाउंड्री हॉल्ट करता है। और फिर शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से HFF, हिमालयन फ्रंटियर हॉल्ट शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अब आइएगा, अब आपसे पूछा जाता है कि लघु हिमालय, यह क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, कौन परीक्षा में पूछा गया है, पिछला
चैप्टर में हम आपको क्वेश्चन करवाए भी हैं, चैप्टर नंबर 2 में, टेस्ट में भी करवाए हैं और आपके भूगोल के नोट में भी होगा, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब जब आप देख रहे हैं कि यह पूछा जा रहा है कि लघु हिमालय किसके किसके बीच में है, तो हिमालय के संदर्भ में आप याद रखिएगा हर किसी के विषय में कौन किसके बीच में है। यहां पर आपके सामने मानचित्र पड़ा हुआ है, आप आराम से पता लगा सकते हैं कौन किसके बीच में, कौन किसके ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। जैसे कि आप यहां पर कह सकते हैं ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में है, तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में ट्रांस हिमालय है, फिर ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बृहद हिमालय है, फिर बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय है, फिर आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान और लघु हिमालय के बीच में शिवालिक है। क्या हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हाँ या ना? ये बात जो बोले हैं कुछ आया है दिमाग में? तो इसमें है कि नहीं आएगा महाराज? इसमें सब चीज आपके सामने मानचित्र बना हुआ है और फिर हम बक रहे हैं कहां क्या है, उत्तर दक्षिण में क्या है, सब चीज बता दिए, तो इसमें समझने वाला क्या है? समझ गए? यानी ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में है, बृहद हिमालय ट्रांस और लघु के बीच में है, लघु बृहद और शिवालिक के बीच में है, शिवालिक लघु, शिवालिक लघु और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में। इतना बात क्लियर? अब आते हैं, अब देखिए कि कुछ विद्यार्थी इस चीज में फंसता है, जैसे कि 2 क्वेश्चन है, आज तोरी की तो क्वेश्चन ही आ गया। देखिए एक क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन है हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? ठीक है, ये 2 प्रश्न है और दोनों प्रश्न में भारत की ही ऊंची पर्वत चोटी पूछी जा रही है। एक सीधा तौर पर भारत की ऊंची पर्वत चोटी पूछी जा रही है और एक हिमालय शब्द जोड़ करके भारत की ऊंची पर्वत चोटी पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब यहां पर इसका उत्तर होगा K2, K2 या गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, K2 कहिए या गाडविन ऑस्टिन कहिए, दोनों एक बात है। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर, और इसका उत्तर होगा कंचनजंगा, कंचनजंगा, और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर। आखिरकार पूछा तो जा रहा है भारत के ही संदर्भ में, तो फिर एक का आंसर K2 और एक का आंसर जो है कंचनजंगा क्यों हो जा रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप समझिएगा, आपको ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत। तो ट्रांस हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है और तिब्बत में है, तिब्बत में है। और ये जो ट्रांस हिमालय है, क्या ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय में आता है? आए? बहुत बार बताएं, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय में आता है? नहीं ना आता है, नहीं आता है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है आपको लद्दाख में, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख में आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है। कौन आता है? काराकोरम, काराकोरम। और ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही K2 आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में कौन आता है? K2। तो जो K2 है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जब K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और ट्रांस हिमालय भारत के अंतर्गत मुख्य हिमालय में नहीं शामिल होता है, तो क्या K2 मुख्य हिमालय का अंग होगा? नहीं होगा। K2 मुख्य हिमालय का अंग होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब बृहद हिमालय मुख्य हिमालय में आता है या नहीं आता? हां या ना? बृहद हिमालय मुख्य हिमालय में आता है। अब बृहद हिमालय के अंतर्गत सिक्किम और नेपाल के सीमा पर, भारतीय राज्य सिक्किम और नेपाल के सीमा पर एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है और बृहद हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है और यह भारत के सिक्किम राज्य में है। मतलब कंचनजंगा पर्वत श्रेणी हिमालय, मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है या नहीं आता?
आता है, कंचनजंगा मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है, और सिक्किम में है, और सिक्किम भारत में आता है या नहीं आता? हाँ या ना? आता है। तो अब यहां पर एक चीज और, यहां पर रुकते हैं और यहां पर एक चीज को और देखते हैं। अगर हम विश्व के 3 सबसे ऊंचे पर्वत चोटी को देखें, पूरे विश्व के संदर्भ में, पूरे विश्व के 3 सबसे ऊंची चोटी को देखें, पूरे विश्व के संदर्भ में 3 सबसे ऊंची पर्वत चोटी को देखें, तो 1 नंबर में है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8848। दूसरा है K2 8611, और तीसरा है कंचनजंगा, और कंचनजंगा है 8598। यह विश्व की 3 ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की 3 ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। और इसके बाद ही किसी का नंबर आता है। तो अब आप देखिए, एवरेस्ट तो नेपाल और तिब्बत में है, ये तो हो नहीं सकता है। K2 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, भारत में है, समझिए भारत में है, भारत के लद्दाख में आता है, भारत के लद्दाख, सॉरी काराकोरम में है, काराकोरम लद्दाख में है, काराकोरम लद्दाख में है, और ये तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ये भारत में है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत में है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन क्या ये हिमालय में आता है? नहीं। तो मतलब भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 होगा, लेकिन अगर हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के तो कंचनजंगा होगा, क्योंकि कंचनजंगा मुख्य हिमालय में आता है और यह भारत में स्थित है, समझ गए। तो आशा करते हैं यह बात आपको स्पष्टता पूर्वक क्लियर हुआ होगा। अब तो इस क्वेश्चन में हमको नहीं लगता है कि अब किसी को भी कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में अब आपको आगे भी कंफ्यूजन होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, लाइव चल तो रहा है भरत कुमार, बुद्धि ना है का हो महाराज, देख रहे हैं तब कह रहे हैं लाइव नहीं चल रहा है। लाइव नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है? रिकॉर्डिंग चल रहा है। फालतू का कमेंट करेगा कि नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। विद्यार्थी सब भी एक से एक नमूना है वो। कभी कभी जो है ना, सपना सपने रह जाता है। चलिए अब आइए, तो ज्यादा बड़ा सपना भी नहीं सजाना चाहिए। चलिए अब शांत हो जाइए। चलिए आइए, अब जितना पढ़े हैं एक बार याद करते हैं। भारत के कितना प्रतिशत भूभाग पर पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, मैदान 43%। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, हिमालय पर्वत भारत के किस भाग में? उत्तर। किस भाग में? किधर से किधर फैला? पश्चिम से। क्या दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत मूर्ति है? कौन राज्य से? अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य से हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मूर्ति है? और इसके बाद आगे बताइएगा, हिमालय पर्वत का विस्तार म्यांमार में है। म्यांमार में इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अराकान योमा। अराकान योमा कहा जाता है। और इसके बाद जो है हिमालय पर्वत की हम बात करें तो पश्चिम में, हिमालय पर्वत के सबसे पश्चिम में कौन पर्वत? सबसे पूरब में? भारत के संदर्भ में मिसमी। भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में मिसमी। और नदी के संदर्भ में पश्चिम में कौन नदी? पूरब में, पूरब में ब्रह्मपुत्र। कितना डिग्री देशांतर में फैला? कितना डिग्री देशांतर? हिमालय की आकृति कैसी है? कैसी है? सिंधु से सतलज नदी तक के हिमालय को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की लंबाई कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन? K2। सतलज से काली, सतलज से काली हुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी। हुमायूं हिमालय की लंबाई 300। काली से तिस्ता। नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। तिस्ता से ब्रह्मपुत्र लंबाई। अच्छा, असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बड़वा। नामचा बड़वा। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, यहां पे आइएगा,
कि जो हिमालय पर्वत के उत्तर में क्या है वो, उत्तर में, दक्षिण में, उत्तर भारत का विशाल मैदान। चलिए, ट्रांस हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय को, बृहद हिमालय को किस किस नाम से जाना, बृहद हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय को किस किस नाम से जाना, शिवालिक को किस किस नाम से जाना जाता है? चलिए, इसके बाद ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता है? ITS। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, लघु हिमालय को शिवालिक से, शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, ट्रांस हिमालय किसके किसके बीच में है? तिब्बत का पठार और बृहद। बृहद हिमालय किसके किसके बीच में? ट्रांस और लघु। लघु हिमालय किसके किसके बीच में? बृहद और शिवालिक। शिवालिक किसके किसके बीच में? लघु और उत्तर भारत का विशाल मैदान। लघु और उत्तर भारत का विशाल मैदान। विश्व की 3 ऊंची पर्वत चोटियों में पहला, दूसरा, तीसरा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? कंचनजंगा। चलिए, ठीक है, इसे आगे अगले क्लास में। अब आगे आइए, क्वेश्चन बैंक पे आइए। अरे दीजिए तो है, ऑब्जेक्टिव दीजिए तो, अरे दीजिए ना, किताब दीजिए ना। मारा खड़ा हो, बड़ी अल्लाह करते हैं आप। खड़ा होइए। खड़ा होइए ना, बकलोल भी मार देंगे हम पट्टा। बोलिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सवाल में जवाब दीजिएगा। पढ़ा दिए हैं, वही पूछ रहे हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? शांत रहिएगा। है ना, गलत है। दूसरा कुछ आंसर होगा, यही होगा दूसरा क्वेश्चन। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? बैठ जाइए, है उधर खड़ा होइए। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस प्रकार के सीमा का उदाहरण है? बैठ जाइए, है उधर खड़ा होइए। खड़ा होइए जी। हाँ हाँ, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? 2 गुनी। बैठ जाइए, है उधर खड़ा होइए, खिड़की के पास खड़ा होइए। भारत का कौन सा द्वीप प्रबाल द्वीप है? बोलिए। लक्षद्वीप। जोर से बोलिए ना, खाते पीते ना। बैठ जाइए, टोपी खड़ा होइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन राज्य सम्मिलित नहीं है? या सीधा बोलिए, सीधा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने राज्य के जिला शामिल है? 3। कौन कौन? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सब ना होगा जी। तब करो। डूरंड लाइन भारत और किसके बीच सीमा बनाता था? भारत और अफगानिस्तान। बैठ जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः ना, इन्हें छोड़िए। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? सेनोजोइक। बैठ जाइए। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है कौन युग में? जुरेसिक युग में। बकलोल भी। बैठिए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। खड़ा होइए जल्दी। भारत की नवीनतम चट्टान कौन है? गोंडवाना। बैठ जाइए। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारत स्थलपिंड सरका है किधर? उत्तर की ओर। बैठ जाइए। चलिए, आइए क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक पे आ जाइए। चलिए, ऑनलाइन वाले लोग भी जवाब दे रहे हैं। साधना कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए, आइएगा। क्वेश्चन बैंक पलट लिए। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था, वहां का शासक क्या होगा? उदय
उदय सिंह। अब समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अकबर एक मुगल बादशाह थे और मुगल बादशाह के तौर पर जो अकबर का शासनकाल है वह है 1556 से 1605। 1556 से 1605। अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अकबर ने ही वास्तविक तौर पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा विस्तारित रूप दिया, विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत का अभियान किया, दक्षिण भारतीय राज्यों को भी जीतकर अकबर ने अपने साम्राज्य में मिलाया। अकबर का एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था, वैसे ही मध्यकाल में अकबर ने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था मुगल वंश के अंतर्गत। अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के पिता बाबर। बाबर जब मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ था तो बाबर ने हुमायूं को यह कहा कि अगर आपको भारत में बादशाह बनकर रहना है, हिंदुओं के साथ मेल मिलाप से रहिएगा, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश है। फिर जब हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को भी यह कहकर रखा था कि अगर हमारे गुजरने के बाद आप बादशाह बनेंगे तो आप प्रयास ये करेंगे कि आप हिंदुओं के साथ मिलकर रहेंगे, हिंदुओं के साथ बेहतर संबंध बना करके रहेंगे। हुमायूं ने अपने पिता बाबर की बात को माना और अकबर ने अपने पिता हुमायूं की बात को माना। और अकबर जब शासक बना था तो मात्र उसका उम्र 14 वर्ष था, मात्र उसका उम्र 13 वर्ष समथिंग माह था, लगभग 14 वर्ष मान सकते हैं, लगभग 14 वर्ष उसका उम्र था। लेकिन जब अकबर का उम्र लगभग 21-22 वर्ष हो गया तो 21-22 वर्ष में जो है ना, यानी जब लड़का सब 16 पार करता है तो खून उफान मारता है उसका, समझ रहे हैं, मतलब वो चाहता क्या कर दे क्या ना कर दे। और फिर 20-21 से लेकर वही हमको लगता है 30-35 तक, हाँ, और उसके बाद फिर शांत हो जाता है। अब आपको जो है अकबर जब 20-21 वर्ष का हुआ तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार को लेकर योजना बनाया कि अकबर ने सोचा कि हमें साम्राज्य विस्तारित करना है। और अकबर ने यह पाया कि अधिकतर जो राजा है राजपूत है, अधिकतर राजा राजपूत है, तो अकबर ने राजपूत राजाओं के नाम खत लिखा और अकबर ने राजपूत राजाओं को यह कहा कि या तो आप हमारी अधीनता स्वीकार लीजिए, हमारी अधीनता स्वीकार लीजिए, हमको कर दीजिए, हम आपके राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और नहीं तो फिर आप हमसे युद्ध लड़िए, युद्ध में हम आपको पराजित करेंगे और फिर तो हम आपके साम्राज्य को मिला ही लेंगे। अकबर ने जो राजपूत राजाओं के नाम खत लिखा, अधिकतर राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार ली। लेकिन राजस्थान में एक राजपूत राज्य था मेवाड़, और मेवाड़ राजपूत राज्य की राजधानी थी चित्तौड़। मेवाड़ और मेवाड़ के साथ भी कुछ राजपूत राज्य ऐसे हैं जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजपूत राज्यों में मेवाड़ एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। जब अकबर बादशाह हुआ करते थे तो उस समय मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने अकबर की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात अकबर ने 1567 ईस्वी में स्वयं मेवाड़ का अभियान किया और अकबर की सेना यानी अकबर की मुगल सेना ने उदय सिंह को पराजित किया। उदय सिंह पराजित हो गए, उन्हें अपना राजधानी छोड़ना पड़ा, मतलब चित्तौड़ छोड़ना पड़ा, और फिर उदय सिंह जंगल में चले गए। उदय सिंह पराजित हुए लेकिन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किए हुए जंगल में चले गए और जंगल में उदयपुर नामक नगर को बसाया, वहां से अकबर के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा। उदय सिंह का निधन 1572 में हो गया। 1572 में उदय सिंह के निधन होने के बाद उदय सिंह का पुत्र बना महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया, और जब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया तो अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और उस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को भी पराजित किया, लेकिन महाराणा प्रताप पराजित होने के बावजूद भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। कालांतर में 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। महाराणा प्रताप के निधन होने के बाद
अगले शासक अमर सिंह बने, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह बने। अमर सिंह 1597 में शासक बना। अमर सिंह ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब कुल मिलाकर के मेवाड़ राजपूत राज ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अकबर के बाद बादशाह बना जहांगीर। जहांगीर ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह के साथ, जहांगीर ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह के साथ 1615 ईस्वी में एक संधि किया, जिसे इतिहास में चित्तौड़ की संधि कहा जाता है। और उस चित्तौड़ की संधि के तहत जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया। जहांगीर ने जो मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया, यह अभियान जहांगीर के जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण अभियान इसलिए माना जाता है क्योंकि अकबर जैसे महान शासक, जिसने पूरे उत्तर भारत को जीतकर मिला लिया, दक्षिण भारत के कई सारे क्षेत्रों को जीतकर मिलाया, लेकिन अकबर मेवाड़ को नहीं जीत पाए थे। लेकिन जहांगीर ने अपने कूटनीति के तहत मेवाड़ को जीतकर मिला लिया। समझ गए? याद रखिए।